का एक संक्षिप्त इतिहास आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी भाषा का जो इतिहास पढ़ना है उसमें खासकर उसकी जो मुख्य जनपदी बोलियां हैं, जिसमें अवधी का विकास है, ब्रज का विकास है और खड़ी बोली का विकास है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी की उपस्थिति पर बातचीत होनी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि जैसे साहित्य का इतिहास है वैसे ही हिंदी भाषा का इतिहास है, और दोनों इतिहासों का अपना अपना महत्व है और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आज मैं आपको एक परिचयात्मक ढंग से एक क्लास ये पढ़ाना चाहता हूँ, तो जिसमें आपको हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया के बारे में, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हिंदी भाषा के इतिहास का वो संदर्भ जिससे जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन होता है वैसे हिंदी भाषा का इतिहास दर्शन, और इस इतिहास दर्शन की रूपरेखा पर जब मैं बातचीत करूंगा तो एक फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको हिंदी भाषा पर उत्कृष्ट जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका एक परिचय आपके सामने प्रस्तुत होगा, और भाषा के अध्ययन की जो प्रणाली है उस प्रणाली के संदर्भ में आप एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको कि किस तरह से विस्तार के साथ आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब विस्तार से बातचीत करने का मसला ये है कि जैसे मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर बातचीत करते हुए बताया था कि औपनिवेशिक दौर में, जिसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का दौर कहते हैं, उस समय हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखा गया। उसके बाद राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस तरह से होता है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक समृद्ध विरासत और परंपरा हमारे सामने आती है। लेकिन जब हिंदी भाषा पर हम बातचीत करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि हिंदी भाषा के अध्ययन, अनुसंधान और इसके विकास को लेकर क्या काम हुआ। क्या हिंदी की जनपदी भाषाओं, इसकी बोलियों पर बातचीत जब होती है तो उसकी जो अवधारणा है, उस पर जिस तरह हम बातचीत करते हैं, जो भारतीय परंपरा है उसकी वो क्या है। दूसरे जो परंपरा है उपनिवेशवादी भाषा अध्ययन की प्रणालियां हैं, उसकी क्या परंपरा है। तीसरे, जो वर्तमान समय में भाषा के तमाम सारे अध्ययनों से ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं, उसका क्या असर उस पर हुआ। भारत में जो भाषा परिवार का विभाजन है, या भारत में जो भाषा अध्ययन की प्रणालियां और अनुसंधान जिस तरह से हुए, उसमें विश्व भाषा अध्ययन का उस पर क्या असर है। ये सारे तमाम पहलू हैं जिस पर आपको कुछ जानकारी पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा कि हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान है, अपभ्रंश का हिंदी भाषा से क्या अंतर संबंध बनता है, उसी से उसकी जनपदी भाषाओं का विकास होता है, जनपदी बोलियों का विकास होता है, और फिर उसके साथ साथ अवधि के विकास पर आपसे बातचीत करूंगा, ब्रज के विकास पर बातचीत करूंगा, खड़ी बोली के विकास पर बातचीत करूंगा। यहाँ भाषा के विकास और उसके पूरे विमर्श पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एक परिचयात्मक ढंग से उन बातों की तरफ ले चलना चाहता हूँ। ज्यादातर आपको पता है, लेकिन उसका सिनेरियो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि भाषा के बारे में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ग्रियर्सन का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषा का व्यापक सर्वेक्षण कराया भारतीय भाषाओं का। ये कहा जाता है जिस दौर में, जैसे कि आधुनिक भारत में मध्यकाल के बाद या आधुनिक काल तक ऐसा कोई सर्वेक्षण इस तरह से नहीं हुआ था जैसा कि ग्रियर्सन ने कराया। इस मायने में हमारे भारतीय भाषाविदों ने और भाषा चिंतकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने ग्रियर्सन की पूरी प्रशंसा की है, जिसका वो हकदार थे। आप ध्यान दीजिए कि इन संदर्भों के साथ साथ, लेकिन आप देखिए कि उस भाषा सर्वेक्षण के बाद उन्होंने क्या उसमें अध्ययन किया, उनकी मानसिकता उसमें क्या थी, किस तरह से चीजें विकसित होती। तो मैं आपको एकदम सीधे बिंदु पर बातचीत करूं तो भाषाई रूप में एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से माना जाता है, जो आपको बार बार पढ़ाया भी जाता है कि हिंदी भाषा का विकास या भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ, और संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी भाषा है, इससे उसका विकास हुआ है। और एक सरलीकृत तरीके से हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी की बोलियों के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा अनुसंधान में जाएं, उसके और गहराई में जाएं, तो इस पर जो बातचीत हुई तो उसमें एक चीज साफ जाहिर हुआ कि असल में भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली में बहुत
है वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौर में जो भाषा का सर्वेक्षण हुआ, जो व्याकरण का लेखन हुआ, भाषा के अध्ययन की प्रणालियां जिस तरह से विकसित हुई, जो संस्थाएं बनी, उनमें जिस तरह से अध्ययन किया गया, उसने हमारा एक मानस बनाया और उसने संस्कृत से लेकर उसके बाद की पूरी परंपरा पर जिस तरह से बातचीत की। लेकिन जब हमारे यहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने, भाषा चिंतकों ने और व्याकरण लेखकों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उनका ये कहना था कि भारतीय परंपरा में, जैसा कि कल आपसे मैं जिक्र कर रहा था, कि जितना महत्व हमारे यहाँ लिखित परंपरा का है, उससे कम महत्व नहीं हमारे यहाँ मौखिक परंपरा, क्योंकि लिखित परंपरा में जब भी बातचीत होती है तो संस्कृत उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई, पूर्वज भाषा, सारी भारतीय भाषाओं की मात्र जननी भाषा जिसे कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि मौखिक परंपरा में जो प्राकृत भाषाएं हैं, जो भाषाएं व्यापकता के साथ पूरे भारत में फैली हुई थी, उन भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा पैदा होती है। उसको और थोड़ा सरल करके कहें लोक की शैली में कि लोक पहले आया, शास्त्र उसके बाद आया। तो लोक की जो भाषाएं हैं, जो जनपदी भाषाएं हैं, जो प्राकृत भाषाएं हैं या क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका जन्म, उनकी पैदाइश पहले, और ये प्रामाणिक तौर पर बातचीत बाद में हुई, क्योंकि ये पहले नहीं हुई थी। और इस पर बातचीत जब अनुसंधान होना शुरू हुआ, क्यों अनुसंधान हुआ? क्योंकि इसके पहले जिस तरह से अनुसंधान हुए, जिस तरह से बातचीत हुई, उसमें तमाम सारे फ्रेजेस आपके सामने आते हैं। कुछ एक कोणों की तरफ आपको ले चलता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही अंग्रेज भारत आए और अंग्रेज भारत में आते ही यहाँ जब उन्होंने प्रवेश किया और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की सभ्यता से रूबरू हुए, तो एक खास चीज उनको लगी कि यह एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, और उन भाषाओं के बारे में यह भी है कि सिर्फ एक भाषा नहीं, अनगिनत भाषाओं, उन भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां। तो इस तरह से एक व्यापक जन समुदाय का जो राष्ट्र है, उसमें इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, उन भाषाओं की जो आवाजाही है, उसको देखकर वह हतप्रभ हुए। और उसके बीच में एक सूत्र है जो पूरे भारत को आपस में बांधे हुए भी, तो हतप्रभ भी हुए, आश्चर्य से भरे भी। और यह भी देखा कि यहाँ के विद्वानों के बारे में बातचीत जब उन्होंने किया, मैंने आपसे जिक्र किया था, यहाँ संस्कृत भाषा के विद्वान, प्राकृत भाषाओं के विद्वान और ऐसे विद्वान जिनको ग्रंथ रटे हुए थे, जिनको ग्रंथ कंठाग्र याद थे, कंठस्थ थे, और उनसे उन्होंने बातचीत की, उन संदर्भों के साथ साथ उनका जो संदर्भ उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि नहीं, एक अनुसंधान परक तरीके से बिना काम किए न तो भारत की भाषाओं को हम जान सकते हैं, कितनी भाषाएं हम जानेंगे, न तो भाषा के द्वारा, चूंकि भाषा पहली चीज है जिससे आप संवाद करते हैं। ये आपको बताया गया होगा कि भाषा प्राथमिक चीज है, प्राथमिक इकाई है जिससे हम एक दूसरे से पहचान बनाते हैं, अपना समाजीकरण करते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको लगा कि इसका सर्वेक्षण इसलिए कराया जाना उनके लिए जरूरी था, ये उनका हित था कि कुछ ऐसी भाषाएं जरूर होंगी, और ये भाषा का नियम भी होता है कि कुछ ऐसी भाषा यहाँ जरूर होगी जो आपस में संवाद का काम करेगी, जो आपस में दूसरे को जोड़ सकती है। तो हमको बहुत सारी भाषाएं पढ़ने से हम बच जाएंगे, हमें उन भाषाओं के बारे में तवज्जो देना पड़ेगा जो इनको एक सूत्र में पिरोती भी है और हमारे लिए वह जिसे कहते हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम करेगी, संपर्क भाषा का काम करेगी। आपको बता दूं कि यह साम्राज्यवाद या अंग्रेजी बौद्धिकों की ही देन है कि जो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को उन्होंने एक लिंक लैंग्वेज के रूप में ऐसे इजाद किया, जो बाद में बहुत विकसित भाषा बनती है, जो हमारी राष्ट्रभाषा भी कही जाती है। बहरहाल उसका विषय दूसरा है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ इस प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करने के इस क्रम में उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, और इन संस्थाओं की स्थापना में आपको दो तरह के विद्वान मिलेंगे। एक विद्वान वो जो विशुद्ध भारतीय परंपरा के विद्वान, जो भारतीय भाषाओं को अपनी परंपरा, अपनी चेतना के साथ पढ़ने और पढ़ाने पर जोर देने वाले, और एक ऐसे विद्वान जो थे तो विदेशी, लेकिन वो भारतीय भाषा और परंपरा को, उसकी संस्कृति को, उसकी कलाओं को बेहद तवज्जो देते थे, बहुत सीरियस तरीके से काम किया, बहुत विस्तार के साथ उन्होंने काम किया उसमें। लेकिन उसमें भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसा है जो साम्राज्यवाद के हित साधन
साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की जो पूरी कसौटी थी भारत में वर्चस्व बनाने की, उसके तय वह भाषा, संस्कृति, इन सब पर भी एक ऐसा अध्ययन की प्रणाली विकसित कर रहा था जिसमें वह यूरोप को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा था और ये बता रहा था कि पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम यूरोप ने किया और इस तरह से यूरोप की संस्कृति, भाषा का अध्ययन और तमाम अनुसंधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा उसी में एक प्रणाली थी जो दूसरे अध्ययन की कोटि उसी विदेशी भाषा के विद्वानों की थी कि जो भारतीय भाषाओं से प्यार भी कर रहे थे, भारतीय भाषा की संस्कृति, भाषाओं की इज्जत भी कर रहे थे और उसको ये उद्भाषित करने का तरीका भी अपने अध्ययन और अनुसंधान में प्रस्तुत कर रहे थे कि भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, भारत की ज्ञान की परंपरा बेहद समृद्ध रही है। इसका विश्व की किसी भी भाषाओं के साथ तुलना अगर करें तो यह महत्वपूर्ण भाषा के रूप में दिखाई देती है। बहरहाल ये मिला जुला जो रूप था इसे प्राच्य विद्या विमर्श भी कहा जाता है। अब आप उसमें न जाएं, लेकिन आपको कल कुछ विद्वानों के नाम हमने बताए। इसमें आपको मैंने मैक्स मूलर का नाम बताया, आपको जेम्स प्रिंसिप का नाम बताया, आपको विल्किंस का नाम बताया, मैंने आपको तमाम सारे विद्वानों का नाम बताया और इन विद्वानों के साथ फिर मैंने आपसे बातचीत करते हुए बताया लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड एल्फिंस्टन, इन सब का। और जब साहित्य और भाषा में और गहराई से आप जाएं तो आप जॉन गिलक्राइस्ट का नाम लेंगे, आप नाम लेंगे विलियम जोन्स का नाम आप लेंगे, आप जॉन गिलक्राइस्ट का नाम लेंगे, आप ग्रियर्सन का नाम लेंगे, गासरतासी का नाम लेंगे। ये सारे विद्वानों की एक लंबी परंपरा। इन विद्वानों ने भारतीय भाषाओं में खासकर हिंदी और उसकी जनपदीय भाषाओं के अनुसंधान को लेकर, उसके विस्तार को लेकर बहुत काम किया और उस काम की प्रक्रिया में उन्होंने एक तरफ अनुसंधान किया, इस भाषा के माध्यम से भारत को जाना पहचाना भी, उसमें सेंध भी लगाई, लेकिन उसके साथ साथ उस अनुसंधान में उन्होंने भारतीय भाषाओं को जानने, परखने, उसके अध्ययन के लिए, उसके अनुसंधान के लिए एक नया गवाक्ष खोला, उन्होंने एक नए द्वार खोले। और उस द्वार के बारे में आप बातचीत करिए तो आपको लगेगा कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एक महत्वपूर्ण संस्था, उसी कलकत्ता में दूसरी जो संस्था महत्वपूर्ण है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। बाद में इन संस्थाओं में जो काम हुआ आप इतिहास में जानते हैं। इन संस्थाओं ने संस्कृत भाषा, उसके साथ जो बढ़ती हुई भाषाएं थी उन सब के बारे में, हिंदी और उसकी जनपदीय भाषाओं के बारे में व्यापक अध्ययन किया, उन्होंने व्यापक अनुसंधान किया। लेकिन उस अनुसंधान में एक खास चीज तो थी, उनको ये था कि वो भारत को इस तरह से देख रहे थे, प्रस्तुत भी कर रहे थे कि भाषा का विकास यहाँ हुआ है, यहाँ संस्कृति का विकास हुआ है, लेकिन तमाम इन संदर्भों के बावजूद उसका विकास बहुत वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ है और वह यूरोप के कल्चर, यूरोप के या कहा जाए कि अंग्रेजी साम्राज्य के सामने वह बहुत फीका और कमजोर। अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने उसे शौर सिखाया, उसका आधुनिकीकरण किया, उसको अनुसंधान करने की सीख उसने दी, उसने इतिहास लेखन की सीख दी, उसने भाषा के अध्ययन की सीख दी। अब इसको आप सिरे से तो खारिज कर नहीं सकते, बहुत कुछ दिया भी उन्होंने इस तरह की चीजें डेवलप भी की। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आप जानते हैं, वहां भाषाओं के अध्ययन के विभाग खोले गए, संस्थाओं का जिस तरह से विकास किया गया, लेकिन इनके पीछे की जो साजिशें थी कि अध्ययन में उन चीजों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, जो भारत के उन चीजों को दरकिनार किया गया जो भारत की वैज्ञानिक चेतना, तार्किक चेतना, अनुसंधान की चेतना और जो भारतीय वैज्ञानिक चेतना, भारतीयता की जो वैज्ञानिक परिधि है, उसको उन्होंने इग्नोर किया। वो बार बार उन चीजों को ले आते थे जिसमें भारत की जनता या भारतीय भाषाओं की वो चीजें जिसमें मर्यादा को लेकर, जिसमें नैतिकता को लेकर, जिसमें कथा कहानी की तमाम वो रहस्य रोमांच की परंपराएं, तमाम संदर्भों को वो इन चीजों को ज्यादा पसंद करते थे और इनको ग्लोरीफाई भी करते थे। और ग्लोरीफाई इस तरह से करते थे कि भारत, आप ध्यान दीजिए कि कई जगह आपने सुना होगा कि लिखा है कि भारत मदारियों का देश है, भारत जादू टोनों का देश है, यहाँ रहस्य रोमांच की बातें बहुत ज्यादा हैं, यहाँ तर्क का कोई औचित्य नहीं। लेकिन ये रणनीति थी भारत अंग्रेजी साम्राज्यवाद की।
असल में भारत की भाषा के अध्ययन के संदर्भ में भी अगर ये बातचीत करिए तो दो चीजें आपके सामने आती हैं। इसका तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारी धाती को हमसे एक स्तर से मिलवाने की इस तरह से कोशिश की और बताया कि अनुसंधान ऐसे किया जा सकता है। और दूसरा यह भी पैदा किया, हमें हमारे अंदर ये पैदा किया कि नहीं, हमने तो आपको ऐसे दिखाया है, लेकिन अब आप उसी से एक चेतना ये हमारे अंदर आई कि अगर हम जागृत न हुए, अगर हमने अपनी भाषाओं, अपनी व्याकरण का, अपनी चेतना का ठीक से अध्ययन न किया, तो हम इसी तरह से देखे जाएंगे और हमको हीनता के भाव से ही हमें देखा और परखा जाएगा। तो अनुसंधान की वैज्ञानिकता, अनुसंधान के नवाचार, इन सब में तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने बहुत काम किया, लेकिन उसकी दृष्टि की जो सकरापन था, दृष्टि का, उसके समानांतर हमारे यहाँ काम होना शुरू हुआ। आप ध्यान दीजिए, आप शुक्रिया अदा करते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज का, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का, इसमें तमाम सारे लोगों ने अपनी तरफ से काम किया, अनुवाद किया, उन्होंने हमारे यहाँ गीता का अनुवाद किया, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, तमाम सारे ग्रंथों का अनुवाद किया और उसे विश्व के पटल पर प्रस्तुत किया। लेकिन उसका हित साधन कितना हुआ, क्या हुआ, इस सब अलग विषय है। मैं आपको सिर्फ भाषा के अध्ययन की प्रणालियों के बारे में बता रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, इन संदर्भों में अगर आप बातचीत करिए तो आपको ध्यान होगा कि 19वीं सदी के अंतिम दौर में तमाम बैठकें हुई और विश्व स्तर की बैठकें हुई, जिसमें ये बातचीत हुई कि भारत में भाषा का अध्ययन होना चाहिए। और उसका कार्यभार ग्रियर्सन ने जिस तरह से लिया, उसने सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण के द्वारा भारत की भाषाओं के बारे में, भारत की बोलियों के बारे में एक आप ऐसे कर सकते हैं दस्तावेजी काम किया उसने एक व्यापक संदर्भ में। तो एक आधार वहां से तो बनता है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन को आप उसको तवज्जो तो देंगे। दूसरी तरफ संस्थाओं ने जिस तरह से काम करना शुरू किया और जिस तरह से चीजें विकसित होनी शुरू हुई, तो एक चीज महसूस हुई भारतीयों को कि यहाँ पर हमें अपने भाषा के अध्ययन के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जो संस्थाएं हैं, उनका जो अनुसंधान है, उसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी संस्थाओं का विकास करना चाहिए, हमें अपनी दृष्टि का विकास करना चाहिए। जो भारतीय दृष्टि है, जो वैज्ञानिक दृष्टि है और जो असली दृष्टि है, उसके लिए हमें संस्थाओं का विकास करना चाहिए। और आप ध्यान दीजिए कि उन संस्थाओं में जैसे कि नागरी पिछाड़ी सभा काशी, कभी मौका मिले तो आप जाइएगा। नागरी पिछाड़ी सभा का मोटो ही यही था कि 1893 ईस्वी में यह संस्था विकसित हुई और इस संस्था का के विकास के पीछे कारण का अपनी भाषा की परंपरा का, साहित्य की परंपरा का, अपनी पांडुलिपियों का, अपने साहित्य का हमें अनुसंधान करना है, हमें लेखन करना है, हमें उसका प्रकाशन करना है, हमें उसको विकसित करना है। और वह व्याकरण जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, हिंदी का या अन्य भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का, उसे हमें अपनी तरह से लिखना है, उसे उस व्याकरण को अपनी तरह से हमें देखना है। ये काम शुरू किया 1893 ईस्वी से नागरी पिछाड़ी सभा। आपको मैं जब हिंदी भाषा के विकास पर आप बातचीत करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाषा और व्याकरण का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। तो भाषा का इतिहास भी लिखा गया और व्याकरण का इतिहास भी लिखा गया, और भाषा के इतिहास के साथ साथ साहित्य का इतिहास भी लिखा गया। और इन तीनों को आपस में देखते हुए जब आप भाषा और साहित्य के इतिहास पर बातचीत करेंगे, इस बीच पढ़ते पढ़ाते वक्त ये मुझे बार बार ये महसूस हुआ, मैंने तमाम सारे ग्रंथों से गुजरते हुए मुझे लगा कि तीनों को साथ देखना चाहिए। सब आपको ज्यादा बेहतर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ज्यादा उस मानस को बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के साथ कुछ बातें करता हूँ आपसे। ये तो पृष्ठभूमि हुई। आप ध्यान दीजिए कि जब आंग्ल भाषाओं का व्याकरण, आंग्ल मतलब जिसे विदेशी विद्वानों ने हिंदी का व्याकरण लिखा, बहुत अपनी अपनी तरह से लिखा, बहुत अच्छा भी लिखा गया उसमें, लेकिन उसकी एक सूची है लंबी, उसका अपना अपना तरीका है लिखने का, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यह महसूस किया गया यहाँ के विद्वानों द्वारा कि नहीं, हमें अपना व्याकरण अपने से लिखना चाहिए और एक प्रामाणिक तरीके से लिखना चाहिए, जो प्रामाणिकता अंग्रेजी विद्वानों द्वारा लिखे गए व्याकरण में नहीं दिखाई दे रही। और उसमें जब उन्होंने काम किया तो आपको बताऊं कि 1920 में पंडित कामता प्रसाद गुरु ने को ये जिम्मा सौंपा गया हिंदी का प्रामाणिक
इसमें, और वह व्याकरण और यह भाषा के इतिहास से जुड़ा हुआ पहलू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, बेहतरीन व्याकरण है वह, महत्वपूर्ण व्याकरण है, जो आज भी बहुत प्रामाणिक माना जाता है अपनी तरफ से। उसके अनगिनत संस्करण निकल चुके। उस व्याकरण में एक चीज उन्होंने दर्ज की, आजादी से पहले लिखा गया व्याकरण। उसमें एक स्टैंजा मुझे पढ़ते हुए मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि हमने अपनी तरह से अपना व्याकरण लिखने की कोशिश की, भाषा और उसके संदर्भ में, उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने एक अनुसंधान किया और एक व्याकरण की पुस्तक हमने दर्ज की, हमने लिखा उसको। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस संदर्भ में अगर आप बातचीत करिए तो आपको जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें एक खास पहलू ये है कि इसमें वो जो खास पहलू है जो स्पष्ट उभर के आता है वो ये है कि कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण में एक चीज उन्होंने दर्ज किया कि अभी तक जो व्याकरण लिखा गया वो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, और अंग्रेजी व्याकरण का जो संरचना है वो वाकई बड़ी मजबूत है। उसी आधार पर मैंने भी अपना व्याकरण लिखा है, लेकिन और इसलिए लिखा है कि तमाम सारी भाषाओं के साथ इस तरह का व्याकरण सरल तरीका होता है लिखने का, एक वैज्ञानिक तरीका। लेकिन इन संदर्भों की बातचीत करते हुए उन्होंने ये चीज उसमें दर्ज की और ये बताया कि मैं ये कह देना चाहता हूं कि अभी भारतीयता की दृष्टि से व्याकरण लिखा जाना बाकी है, जिसमें अष्टाध्यायी और महाभाष्य जैसे ग्रंथों के आधार पर अगर देखा जाए तो उस व्याकरण को अभी लिखना चाहिए, मतलब अभी अनुसंधान की ओर रूपरेखा बचती। फिर आपको इसमें जोड़ दूं कि यह काम किया 1957 में नागरिक प्रचारणी सभा से ही पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने ये काम किया और उन्होंने एक भारतीयता वाली दृष्टि के साथ, एक भारतीय चेतना की दृष्टि के साथ हिंदी शब्दानुशासन नाम की किताब उन्होंने लिखी, जो व्याकरण भी है, साहित्य भी उसमें है और भाषा का अनुसंधान भी उसमें दिखाई देता है। एक प्रामाणिक सृजनात्मक व्याकरण जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक खास चीज आपको मैं बता दूं कि किशोरीदास वाजपेयी की उसी पुस्तक में अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा कि भाषा के अध्ययन के संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने उसमें लिखा है कि भारतीय भाषाओं की जननी भाषा जो बार बार संस्कृत को बताया जाता है, असल में अधूरा ज्ञान। भारतीय भाषाओं की जननी भाषा जैसी कोई चीज नहीं है। लिखित रूप में भाषा का प्रारूप जिस तरह से संस्कृत में आया उसके पहले लोक भाषाओं में आ चुका था। इसलिए अगर आपको भारतीय भाषाओं के अनुसंधान के आधार को खोजना है, उसके रूप को खोजना है, तो आपको संस्कृत के साथ साथ उन प्राकृत भाषाओं की तरफ जाना चाहिए जहां भाषा अपना रूप ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह लिखित से ज्यादा मौखिक में आपको दिखाई देता है। ये उन्होंने कहा। तो भाषा अपना रूप बना चुकी थी और इन संदर्भों के साथ वो उन लोग भाषाओं के संदर्भ की बात के बारे में बातचीत करते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, ये कहते हैं किशोरीदास वाजपेयी। आपको लगे हाथ बता दूं इसके बारे में, नहीं तो फिर वो भूल जाऊंगा मैं, फिर दूसरी तरफ चलेंगे कि किशोरीदास वाजपेयी के इसी अनुसंधान को पढ़ते हुए रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान पर 20 वर्ष तक काम किया। सन 1961 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई भाषा और समाज। भाषा और समाज पुस्तक हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस पुस्तक को खरीदें और उस पुस्तक की भूमिका से पढ़ें। आप विस्तार से अध्ययन आप बाद में करिएगा। उस भूमिका में उन्होंने साफ साफ लिखा, लंबी भूमिका है वह, उसमें उन्होंने कहा है कि किशोरीदास वाजपेयी के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, इस अवधारणा को पढ़ने के बाद मुझे एक सूत्र मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि भारतीय भाषाओं को अपनी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान के संदर्भ में उनका अतुलनीय योगदान। उन्होंने भाषा और समाज के इस अध्ययन की प्रक्रिया में किशोरीदास वाजपेयी के ही सूत्र को पकड़कर ये बात विकसित की और बताया उन्होंने कि असल में भाषा किसी एकांत शून्य में पैदा हुई चीज नहीं होती। भाषा की मूल पहचान ही होती है आवाजाही की प्रक्रिया, और एक समय की तमाम सारी भाषाएं आपस में आवाजाही की प्रक्रिया करती हैं। लेकिन जैसे ही जब हम उपनिवेशवादी ज्ञान मीमांसा में भाषा के अध्ययन की वह प्रविधि हमारे लिए बहुत लाभकारी नहीं रही, जिसमें उन्होंने अनुसंधान के लिए विश्व की भाषाओं को तमाम सारे परिवारों में बांट दिया, और उन बांटने वाली प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि ये अनुसंधान के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको जनता के बीच रूपांतरित किया गया, उसने हमारे यहाँ
सर, आवाज नहीं आ रही है।